हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की दूसरी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इसको स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज 13.2 के अंदर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इस टॉपिक के होंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 13.1 में हमने देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। और उसमें क्या फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें हमें एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब बी इवेंट हो चुका हो। तो कैसे करते थे भाई, यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींच देते, इस लाइन के बाद में क्या लिखा है बी, जो कि ऑलरेडी हो चुका होता है, और इससे पहले जो है ना ए, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो जो बी हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले में नीचे की तरफ आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर में होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अपना ये थ्योरम निकलती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, पी ऑफ, यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, है ना, ये रहा। ये कैसे निकालेंगे, ये इधर की तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पी ऑफ बी है ना, इसके पास आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा पी ऑफ बी फिर मल्टीप्लाई बाई ये, इधर पहले से कौन है ये ए बाई बी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी ऑलरेडी हो चुका है। बस यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है ना। देखो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं ना यार, इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन है ना जो अपनी फीलिंग्स है ना उन पे इसका फर्क पड़ता है। देखो कैसे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th के अंदर याद करो, वो कुछ ऐसी चीज़ें आती थी ना कि भाई चार सीट है अपने सामने, और वहाँ पे चार लोगों को बिठाना है। तो क्या करेंगे भाई, चारों को लेके आएंगे, पहली सीट पर कौन बैठेगा, पहली सीट पर भाई इन चारों में से कोई भी बैठ सकता है, तो चार तरीके हो गए। जब एक जना यहाँ पर बैठ जाएगा, तब अगली वाली सीट पर कितने लोग, कितने तरीकों से हम एक एक मतलब बैठेगा तो एक जना ही, लेकिन कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, तीन तरीकों से, है ना। अब जब यहाँ पे दो लोग बैठ चुके हैं, तब यहाँ पर फिर यहाँ पर, ऐसे फिर क्या करते हैं, इन तरीकों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर भी आया था मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग बोलते थे ना उसको। एक वहाँ पर आता था एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, वहाँ पर चीज़ों को जोड़ते थे। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ थी ना, वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी है, और वो सेम तरीका ही है। देखो यहाँ वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कब करते थे, जब इसके तरीके एंड फिर उसके तरीके, जब भी बीच में एंड आ जाता था, है ना, एंड, तब हम इसके तरीकों को और इसके तरीकों को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। और बीच में आ जाए अगर और, तब हम तरीकों को जोड़ देते थे। वही बात यहाँ पर है, जब भी आपको लगे कि बीच में दो इवेंट्स के बीच में ए एंड बी ऐसा आ गया है ना, इनके बीच में अगर एंड लिखा हुआ आ गया, तो समझ जाना हम क्या करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि हम यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी सीख रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इस बात को मैं और फीलिंग से लिखूँ तो ये है, जैसे यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, है ना। और आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी में मैंने स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में बताया था कि कभी ए एंड बी आए, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, और कभी ए और बीच में इंग्लिश वाला और ओ आर वो आ जाए, तो समझ जाना उसका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, बात एक ही है। तो ये अब देखो, जब भी एंड आता ना बीच में या फिर इंटरसेक्शन आएगा, आप याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग सकती है वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तो ना क्वेश्चन आप पहचान सकते हो, वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है, गिवन दैट, या फिर उसमें सीधा सीधा नाम ही आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपको ना इस एक्सरसाइज 13.2 में किसी भी क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के नाम से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, होंगे सारे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ही। तो वहाँ पर आपको कैसी फीलिंग आएगी, फिर आपको ये एंड वाली फीलिंग आएगी, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बताओ क्या होगा। ठीक है, अभी मैं बात भी करूंगा इस पर, जब क्वेश्चन आएंगे ना उस हिसाब से देखते भी चलेंगे, इसको मैं वापस रिलेट करके बताऊंगा। खैर, अब इसको ना, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको आप इस तरीके से याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो सबसे पहले हम समझो कि बी को करवा देंगे, भाई बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय, जब बी की प्रोबेबिलिटी निकल चुकी होगी, तब हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ये उसी तरीके से जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, पहले हमने पहली सीट भर दी, मल्टीप्लाई बाई, फिर दूसरी सीट भरी, फिर मल्टीप्लाई बाई तीसरी सीट भरी, ऐसे। तो यहाँ पर देखो, अब इसको ना ऐसे भी कर सकते हो। मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या है, पहले हमने बी को हैपन करवा दिया, भाई पहले बी हो गया, उसके बाद हम ए हुआ, ऐसे। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बी को करवाओ, पहले आप ए को भी करवा सकते हो। कैसे, पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर चूंकि ए ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, तो ए ऑलरेडी हो चुका, तो इस डंडे के बाद क्या जाएगा, ए आ जाएगा।
तो जब ए हो चुका है तब बी की प्रोबेबिलिटी वो ऐसे बन जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी ऐसे भी आप लिख सकते हो। यही नहीं, आप अगर 3 इवेंट्स है तब भी ऐसा तरीका लगा सकते हो। आपको ना इसमें ज़्यादा फीलिंग आ जाएगी जब आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये सीख लोगे ना, तो वो ए इंटरसेक्शन बी ये जो भी ना वो ऊपर वाले तो आसानी से याद हो जाएंगे। देखो इसको समझ लो बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी, इंटरसेक्शन की जगह आप एंड भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, सबसे पहले चलो ए को करवा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई, जब ए हो चुका है तब बी को करवाएंगे, है ना। ये जब ए हो चुका है इस बात को मद्देनजर रखते हुए बी को हैपन करवाएंगे, मतलब बी अब होगा। तो जब ए हो चुका है तो डंडे के बाद ए आ जाएगा, तब हम बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। यहाँ तक इसमें ए हुआ, यहाँ पर ए को मद्देनजर रखते हुए बी को करवा दिया, मल्टीप्लाई बाई। अब देखो ए और बी दोनों हो चुके हैं, तो अब ए एंड बी दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम किसको करवा देंगे, सी को करवा देंगे। तो इस प्रकार अपना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला बन जाता है। आपने 3 इवेंट्स का फॉर्मूला सीख लिया, तो 2 इवेंट्स का तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप पहले ए को करवाओ, आप चाहो तो सी को भी करवा दो, फिर बी को करवा दो, फिर ए को करवा दो, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन एक टाइम पे एक को करवाओ मल्टीप्लाई बाई, जब पहला हो चुका है तब दूसरे को करवाओ मल्टीप्लाई बाई, जब पहले और दूसरे दोनों हो चुके हैं तब तीसरे को करवाओ। ये एक फीलिंग है ना, इसको ऐसे फीलिंग के साथ याद करो कि भाई मल्टीप्लिकेशन है, अच्छा बीच में एंड आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे कैसे भाई पहले एक को करवा देंगे मल्टीप्लाई बाई, जो पहला हो चुका है उसके बाद में हम दूसरे को करवाएंगे मल्टीप्लाई बाई, फिर पहला और दूसरा दोनों हो चुके हैं फिर हम तीसरे को करवाएंगे। ऐसा ना आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सीखने के जस्ट बाद हमें देखना पड़ता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये भी मतलब इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, समझ लो आधे से ज़्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हैं और आधे से कम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के। तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, देखो नाम से लग रहा है इंडिपेंडेंट, मतलब ए और बी जैसे 2 इवेंट है ना यहाँ पर ए और बी, ये इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है कि ए के होने ना होने से बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी की प्रोबेबिलिटी पर। ऐसे ही बी के होने ना होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है। तो जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपन्ड, बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है ना। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाएगा, ठीक है। अगर फर्क पड़ता तो यहाँ पे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लग जाता जो एक्सरसाइज 13.1 में हमने देखा था। लेकिन चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपन्ड, तो ए के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही आ जाएगा। चलो ये तो मतलब इस डेफिनेशन से डायरेक्ट ये निकलती है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर हम तैयार करेंगे, वही कंडीशन याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट के लिए वही कंडीशन लगती है। ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बस यहाँ पर हम एक शॉर्ट रिविजन करके फिर क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या फिर ये वाला देख लो। चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पर ना ये वो वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इधर है, फिर यहाँ पर क्या है पी ऑफ ए, तो यहाँ पे आ गया पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, तो पी ऑफ बी बाई ए, इसकी वैल्यू क्या है, पी ऑफ बी आ जाएगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना, पी ऑफ बी। तो अब से याद रखना कि जब कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स पूछा जाए या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तब आपको यही कंडीशन दिमाग में लेके चलना है। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, है ना, इनको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, डिसजॉइंट, उनमें तो कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो उनके कॉमन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये है इंडिपेंडेंट, ये खुद हो सकते हैं, ठीक है, इनमें कुछ कॉमन भी हो सकता है। ये इंडिपेंडेंट है, इनके एक के होने ना होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा क्लियर कट याद रखो, ठीक है ना। तो दिस कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में कुछ और भी चीज़ें आती हैं जो कि मैंने लास्ट में बताया था पिछले वीडियो में, कि भाई ई और एफ दो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ई एंड एफ डैश ये भी इंडिपेंडेंट होगी, ई डैश एंड एफ ये भी इंडिपेंडेंट होगी, और ई डैश एफ डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। उन सब मतलब इनकी फैमिली, एक बार ए और बी यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो इनकी सारी फैमिली फिर इंडिपेंडेंट ही रहेगी, एक दूसरे को कोई मतलब अफेक्ट नहीं करेगी है। तो दोस्तों इन्हीं फीलिंग्स के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है ना, बहुत आसान है यार, कोई टेंशन लेना है मत इसकी। देखो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/5,
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यार ये तो वही हो गया ना, पहली चीज़ उसी को पूछ ली। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, ये कंडीशन दिमाग में फिट बिठा लो, ये या मतलब कुछ भी करो ये आपकी जुबान पर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही पूछा क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी सिंपल। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 इंटू 1/5 इक्वल टू 3 इंटू 1 3 आ गया और नीचे 5 इंटू 5 25 आ गया। देखो कितना सिंपल है। तो इस पर एक क्वेश्चन हो गया अपना। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पर भी आ जाएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो 52 पत्ते होते हैं ताश के, उनमें से हमने 2 कार्ड निकालने हैं एट रैंडम, वो भी कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब उनको निकाल के वापस रखना नहीं है। पहला निकाला उसको वापस डालना नहीं है, फिर दूसरा निकालेंगे, ऐसा ना, ऐसे रखेंगे नहीं वापस उनको। तो फिर क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। देखो यहाँ पर ना बोथ का यूज में कर रखा है, बोथ मतलब क्या होगा, बोथ का मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट कार्ड है ना, जो फर्स्ट कार्ड है वो भी ब्लैक होगा एंड जो सेकंड कार्ड है वो भी क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, बोथ का मतलब यही तो होता है। बोथ का मतलब ये थोड़ी होता है कि फर्स्ट कार्ड ब्लैक होगा या फिर दूसरा कार्ड ब्लैक होगा, ये थोड़ी होता है यार। मतलब बोथ मतलब दोनों, दोनों मतलब फर्स्ट भी एंड सेकंड भी। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक भी नाम नहीं ले रखा कि भाई इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करो। आपको खुद से फीलिंग आनी चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करेंगे इसको। और वो फीलिंग कैसे आएगी, देखो मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब एंड लगा हो बीच में, तो आपको ऐसे फीलिंग आ जाएगी भाई हाँ एंड लगा है। अच्छा ये भी इसमें एक खास बात है कि इसमें ना एक से ज़्यादा ही होगी चीज़ें, है ना, तभी तो आप 2 तरीकों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 या 3 या 4, तो एक से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। तो यहाँ पे बोथ बोला है मतलब 2। कई बार ना 3 कार्ड निकालने की बात की जाती है, तब भी उनमें वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाती है। तो मैं ऐसी है ना, ऐसा ऐसा प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखो 2 इवेंट घोषित कर देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट बी ऐसे मान लें क्या, चलो ऐसे बोल देता हूँ, फर्स्ट बी ये एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट कार्ड है ना, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ब्लैक है, तो ये 1B ऐसा, फर्स्ट बी ऐसा इवेंट इसका नाम दे दिया। वैसे चाहो तो आप ई या ए या बी ऐसा कुछ दे सकते हो, लेकिन ऐसे फीलिंग आ जाएगी तो हम इसको ऐसे नाम दे देते हैं। सेकंड बी एक ये ऐसा इवेंट है जिसके अंदर क्या होगा, जो सेकंड कार्ड होगा वो क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है ऐसे। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ये है ये क्वेश्चन अपना। तो देखो इसको मैं फीलिंग के साथ में ना, फीलिंग के साथ में मॉडिफाई करता चलूंगा। बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड ब्लैक हो एंड सेकंड कार्ड भी क्या हो, ब्लैक हो। समझ गए। अब देखो मैं अगली में इसको ना एंड वाली फीलिंग आ गई तो इसको मैं इंटरसेक्शन में तब्दील कर दूंगा। ये हर चीज में वो जो लिख रहा हूँ ना उसके पीछे कारण है, और उसके पीछे मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको भी आप ध्यान से सुनते चलो। वैसे यहाँ पे हर चीज लिख रहा हूँ तो आप इजीली समझ सकते हो। तो एंड को मैं क्या कर दूंगा, इंटरसेक्शन बना दूंगा, क्योंकि कर सकते हैं, कई बार किया हमने। इंटरसेक्शन सेकंड बी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर लग जाएगी अपनी क्या, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर कहीं पे नाम नहीं ले रखा, तो आप जानबूझकर ये वाला मत लगाना। यहाँ पर क्या बोल रखा है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला लगाएंगे ना हम, ज़्यादा ये वाला याद रखेंगे इस टाइप से। ये ऑर्डर में है ना, थोड़ा ऑर्डर में सही लगता है। जैसे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है तो पहले ए आ गया, फिर बाद में मल्टीप्लाई बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, इस टाइप का लगाएंगे हम। तो यहाँ पर भी इसका क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब फर्स्ट कार्ड हमने पहले, सबसे पहले फर्स्ट कार्ड ही तो निकालेंगे, वो ब्लैक आ गया। ठीक है, तो जब फर्स्ट कार्ड ब्लैक आ चुका है तब हम सेकंड कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। और इस टाइप से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दी हमने। ठीक है ना, बड़े ही शानदार और एकदम मतलब पता ही नहीं चला गई, लग गई। अब देखो यार इनकी वैल्यूज तो हमें रखनी पड़ेगी। देखो होगा क्या, यहाँ पर ना क्या बोला, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कार्ड निकालेंगे तो वापस नहीं डालेंगे। तो आप सिचुएशन को समझो कि भाई सबसे पहले पहला कार्ड निकालेंगे, तब क्या था, तब सारे के सारे पत्ते थे उसके अंदर, है ना। यहाँ पे टोटल कितने पत्ते होते हैं उसके अंदर, पत्ते मतलब ताश के पत्ते ना, वो पेड़ वाले पत्ते नहीं है। कितने, 52 कार्ड्स है। और हमें है ना ब्लैक का जिक्र किया गया, ब्लैक कार्ड्स का। तो यार एक बार ये समझो, ये मैंने क्लास 11th में बनाया था। 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ब्लैक होते हैं 26, रेड होते हैं 26, फिर बाद में इनके अलग अलग भाई हुक्म और ये चिड़ी, फिर बाद में ये सब जो भी होता है। ठीक है, तो अभी अपना क्वेश्चन किस पर है, यहाँ पर क्वेश्चन किस पे है, ब्लैक कार्ड्स पर है।
ठीक है। तो ब्लैक कार्ड्स होते हैं कितने टोटल 26 होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैं वही लिख लेता हूँ कि भाई यहाँ पर जो ब्लैक कार्ड है ना, ब्लैक, वो कितने हैं 26 है इसके अंदर, ठीक है। और रेड कार्ड कितने होंगे यहाँ पे, चलो वो भी लिख देता हूँ, रेड कार्ड कितने होंगे यहाँ पे 26 होंगे। तो जब हम पहली बार निकालेंगे ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला कार्ड ब्लैक आ जाए, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी यहीं लिख देता हूँ। टोटल कितने हैं 52, तो नीचे की तरफ 52, ऊपर की तरफ क्या आएगा, अभी फर्स्ट कार्ड निकाला ही है, उससे पहले कुछ नहीं निकाला, 52, जो ब्लैक है ना 26 वो पहले से 26 ही है, और रेड कार्ड 26 ही है। तो हम चाहते हैं ब्लैक आ जाए, तो ब्लैक वाले कितने 26 अवेलेबल है, उनमें से कोई भी आ सकता है, तो फेवरेबल तो हो गए ब्लैक वाले, क्योंकि हम ब्लैक चाहते हैं, तो 26 ऊपर और नीचे टोटल मल्टीप्लाई बाई। अब इस पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, जो हमने पहला कार्ड निकाला ना ब्लैक, वो निकल चुका, उसको हमने बाहर रख लिया। अब सिचुएशन क्या है, अब बताओ क्या सिचुएशन होगी, पहला कार्ड ब्लैक निकल चुका, तो ब्लैक कितने बचेंगे 25 बचेंगे। अब रेड कितने, अच्छा रेड तो निकला ही नहीं, रेड तो 26 ही बचेंगे। अच्छा टोटल कितने बचेंगे, अब 25 और 26, एक कम हो गया ना, एक निकल चुका, वो बाहर ही है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो एक कम हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड इज ब्लैक व्हेन फर्स्ट कार्ड इज ऑलरेडी ब्लैक, तो फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है। तो अब आप इसी को देखते हुए ये पूरी चीज़ लिख सकते हो। यहाँ पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप इस पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, नहीं, आप इसकी फीलिंग को समझ के ऐसे बता सकते हो, फर्स्ट कार्ड ब्लैक निकल चुका है, तो अब निकल चुका है, तो अब सिचुएशन ये है, इस सिचुएशन के अंडर हमें बताना है कि सेकंड कार्ड ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई टोटल कितने बचे यहाँ पे 51, और ऊपर की तरफ क्या आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो हम ब्लैक चाहते हैं, तो ब्लैक कितने बचे 25, ये हो गया, बस सिंपल हो गया, खत्म है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर चाहते हैं कि ये एंड आ जाए। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख देता हूँ यार, यहाँ पे थोड़ी काटापीटी होगी, तो पहले तो ना मैं इसको कट कर लेता हूँ, इसको पहले इधर लिख लेता हूँ, 26/52 मल्टीप्लाई बाई 25/51। तो देखो यार कैसे बनेगा ये, यहाँ पे काटो देखो थोड़ा सा, 26 ये एक बार और ये दो बार ऐसे कट जाएगा, 26 से काट दिया मैंने, अब तो कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे ऊपर कितना बच गया 25 × 1 25, और नीचे 2 × 51 102, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। तो आई होप ये इस तरीके से आप बहुत इजीली और बहुत आसानी से समझ पाओगे। मैंने आपको हर तरीके से बातों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रेंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस। एक यहाँ पर क्या है कि एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस है ना, तो उसमें से ना हम 3 रेंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस निकालते हैं, और वो निकालते भी कैसे हैं, यहाँ पर देखो क्या बोला, ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। उनको इंस्पेक्ट करते हैं कि वो सही है या गलत है ना, इंस्पेक्ट मतलब देखते हैं ना, चेक करते हैं। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। यहाँ पे क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना, आप समझ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। तो क्या बोला कि अगर उसमें ना जो तीनों की तीनों ऑरेंजेस है जो हम निकाल के देखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, एक निकाल ली बाहर रख ली, दूसरी निकाली बाहर रख ली, तीसरी निकाली बाहर रख ली, तीनों को देखा, तीनों अगर सही है, गुड है, तो उसको अप्रूव कर देंगे, हाँ भाई डिब्बा आप भेज सकते हो फिर, ठीक है। अब अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड, अगर वो तीनों में से कुछ भी मिस्टेक होगी ना, एक भी अगर ऑरेंज गड़बड़ निकली तो फिर उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड, ठीक है, 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। देखो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, तो वैसे हो गया जैसे अभी हमने वो ताश वाला किया ना, उस टाइप से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन तो आप आई होप समझ ही गए होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप अपने आप को ना उस बॉक्स के अंदर महसूस क्या करो, समझो करो कि आप बॉक्स के अंदर हो उनके ऑरेंजेस के साथ में, और ऊपर से एक हाथ आ रहा है, उस वो एक ऑरेंज निकाल लेता है, फिर दूसरी बार आएगा वो दूसरी ऑरेंज निकाल लेगा, तो आप ना अंदर की चीज़ समझ पाओगे अंदर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 15, ये है विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कि जो बॉक्स है वो अप्रूव्ड फॉर सेल है, ठीक है। ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी कब होगी, मतलब ये काम कब होगा, बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, ये बात कब होगी, जब पहली बॉल भी क्या है गुड आए, एंड दूसरी बॉल भी क्या है गुड आए, एंड तीसरी बॉल भी क्या है गुड आए, ठीक है ऐसे। तो अब जो एंड और एंड है ना, उसका क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गुड इंटरसेक्शन, सेकंड भी गुड इंटरसेक्शन, थर्ड भी क्या है गुड है, ठीक है, ऐसे जी लगा दिया मैंने, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो यार ये वो बन गया, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है ना,
तीनों अच्छी निकलनी चाहिए, तो यहाँ पे तीनों ही जरूरी है, तो इंटरसेक्शन। यहाँ पर क्या लग जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लग जाएगा। अब देखो 3 वाला लगा देंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहली जो ऑरेंज है ना उसको गुड निकलवाएंगे, फिर जब पहली गुड निकल चुकी होगी तब दूसरी ऑरेंज को भी हम गुड निकलवाएंगे, फिर ऐसे तीसरी को ना। तो देखो इसका क्या बन जाएगा, आपको वो फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे फीलिंग के साथ कर दो इसको। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल गुड है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बीच में एंड लगा हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये प्रोमेट्यूशन कॉम्बिनेशन वाली फीलिंग बता रहा हूँ मैं आपको। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब फर्स्ट बॉल ऑलरेडी गुड निकल चुकी है तब क्या, सेकंड बॉल को हम गुड निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जब फर्स्ट बॉल गुड निकल चुकी है इंटरसेक्शन सेकंड भी, यहाँ पर सेकंड भी निकल चुकी गुड, तब यहाँ पर हम थर्ड बॉल को भी क्या निकालेंगे, गुड निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसके नीचे आप बना लो डायग्राम और वो बॉक्स बना लो। ठीक है, बॉक्स के अंदर आप अपने आप को महसूस करना। देखो ऐसा बॉक्स है, तो इसके अंदर क्या है, टोटल कितनी है। अभी तक तो ऐसे थ्योरी चल रहा था, डेटा तो अब काम आएगा। ठीक है, इसको मैं 3 सिचुएशन के अनुसार बना लेता हूँ, इधर भी क्या टोटल और इधर भी मैं बना लेता हूँ उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इधर भी टोटल। ठीक है, यहाँ पर है कितनी बॉल्स, यहाँ पर बॉल्स क्या ऑरेंजेस है ना यार यहाँ पर, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड 3 आर बैड वंस। मतलब टोटल 15 ऑरेंजेस है, उसमें से 12 तो है सही गुड और 3 है बैड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुड कितनी है 12 और बैड कितनी है 3, टोटल कितनी होगी 15 होगी। ठीक है, अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यार, हम जब फर्स्ट बॉल गुड निकालेंगे, गुड निकालना चाह रहे हैं ना, तो फर्स्ट बॉल जब निकालेंगे तब तक तो ये दूसरी तीसरी बॉल मतलब एक भी बॉल नहीं निकली है ना, अभी तक वो बॉक्स एकदम मतलब पैक है ना, अभी तक उसमें से हमने उसको छुआ भी नहीं है। तो जो भी डेटा यहाँ पर है वो सेम टू सेम यहाँ पे काम आ जाएगा सीधा सीधा। फर्स्ट बॉल गुड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, गुड बॉल्स है कितनी, फेवरेबल कितने केसेस है 12 गुड बॉल्स है, तो ऊपर आ जाएगा 12। नीचे की तरफ क्या, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो भाई टोटल कितनी ऑरेंजेस है 15 है ना, तो नीचे की तरफ 15 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई। अब इस पर आते हैं, जब फर्स्ट बॉल गुड निकल चुकी है तब सेकंड बॉल गुड निकले, और देखो हो क्या कैसे काम कैसे हो रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बार निकल गई ना तो बस वो निकल गई, उसको हम वापस अंदर नहीं रखने वाले जब तक इंस्पेक्शन पूरा ना हो जाए। तो जब सेकंड बॉल निकालेंगे तब बॉल्स की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे 15 थी ना, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 14। अच्छा गुड चूँकि यहाँ पे गुड है ना निकल चुकी है, तो गुड अब कितनी बचेगी 11, और बेड कितनी, बेड तो निकली नहीं है 3 है, तो अब सेकंड बॉल भी गुड निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, गुड बची कितनी 11 और नीचे कितना आ जाएंगे 14 मल्टीप्लाई बाई। यहाँ पर देखो भाई फर्स्ट बॉल भी गुड निकल चुकी है, सेकंड बॉल भी गुड निकल चुकी है, और उनको हम बाहर ही रख लिया यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, गुड कितनी बचेगी, यहाँ पे टोटल 12 थी पहले, तो पहली और दूसरी गुड निकल चुकी है, उनको वापस रखा भी नहीं हमने, तो 12 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 ही बचेगी अब गुड, और बेड तो अभी निकली नहीं है, तो वो 3 की 3 है, टोटल कितनी 13 है। तो थर्ड बॉल गुड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, गुड है कितनी 10, ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे कितना 13 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब तो कैलकुलेशन बची और कुछ नहीं है, इसको एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13, काटापीटी करते हैं अब यहाँ पर। देखो यहाँ पर ना 15 है नीचे की तरफ, तो इसको मैं 5 से काटूंगा तो 2, इसको 5 से काटूंगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, ये 3 से इसको काटूंगा तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, ये जो 2 है इस 14 को भी काटेगा तो 7 बच जाएगा। कुल मिला के ऊपर ये बच गया 4 और यहाँ पर बच गया 11, नीचे की तरफ 7 इंटू 13, तो 4 इंटू 11 कितना हो गया 44 हो गया, और नीचे 7 इंटू 13 91 हो गया। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो अपना जो बॉक्स है ना वो क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। कैसे, जब तीनों ऑरेंजेस गुड निकलेगी, और वो कैसे निकाला हमने, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है कि मैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से किया। अच्छा हाँ, फिर से मैं बताऊँ, देखो यार यहाँ पर ना एक बार भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी इसको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है। वो फीलिंग जो भी आई ना हमने खुद से मतलब महसूस किया है। यहाँ पर क्या बोला है कि भाई वो अप्रूव हो जाए फॉर सेल, फिर बोला कि ऑल द 3, देखो ना यहाँ पे ऑल वर्ड आ गया, ऑल द 3, ऑल मतलब पहली भी गुड होनी चाहिए, दूसरी भी गुड एंड तीसरी भी गुड है ना, तो बीच में एंड लगेगा ही लगेगा। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के हमें यही महसूस होता है, तो ये हम लगाएंगे। एंड आ गया तो इंटरसेक्शन आ गया तो फिर मल्टीप्लाई, फिर सोल्व कर ही लिया हमने ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हम वापस रखते नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन आ गया, और जब भी इंडिपेंडेंट ऐसी कोई चीज़ बोली जाती है ना, तब हम ये दिमाग में चलना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें ना सीधा सा क्या करते हैं हम, भाई ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके रख लो। चलो यहाँ पे रख लिया। फिर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, है ना। देखो कि ये दोनों बराबर है तो इंडिपेंडेंट, अगर नहीं है बराबर तो फिर डिपेंडेंट, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो बहुत ही आसान होते हैं ना, बहुत ही आसान। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई। देखो ये फेयर मतलब सही, अनबाइस्ड मतलब जो बाइस ना हो, मतलब इधर उधर, मतलब क्या बोलते हैं कि यार ऐसे क्या कोई ऐसा होता है ना, पार्शियलिटी करते हैं, मतलब कोई एक चीज़ के आने की ज़्यादा चांस होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब सही है। ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई, एक पासा है और एक अपना ये सिक्का है, इनको हम उछालते हैं। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। जो ए इवेंट है ना, उसमें क्या हो रहा है, जो सिक्का है उस पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, एच आ रहा है। एंड बी विद द इवेंट 3 ऑन दी डाई। तो बी इवेंट में क्या हो रहा है, बी इवेंट में क्या हो रहा है कि जो डाई है ना पासा, उस पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल से इवेंट्स है दो। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, ये हमें चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए ना कि भाई एक सिक्के को उछाल दिया, डाई को कर दिया, तो सबसे पहले ना सैंपल स्पेस लिख लिया करो। क्योंकि यार आपको पता है, जब आप ये प्रोबेबिलिटी वगैरह ऐसे निकालोगे ना, इंडिपेंडेंट वगैरह जो भी है, प्रोबेबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी। तो इसमें ना वो हम प्रोबेबिलिटी निकालते तो नीचे क्या आता है, डिवाइड बाई ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो कहाँ से मिलेगा, सैंपल स्पेस से मिलेगा। तो आप ऑल पॉसिबल आउटकम्स पहले निकाल लो। एक तो हम सिक्के को उछाल रहे हैं ना, सिक्का समझ लो ऐसे है, तो सिक्के पर क्या आ सकता है, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है। एक हम पासे को उछाल रहे हैं, ठीक है, तो इस पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सैंपल स्पेस, मतलब एस समझ लो। इसमें क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पर ना कुछ बच्चे इनको अलग अलग ट्रीट करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, भाई कोइन का सैंपल स्पेस अलग और ये पासे का अलग, ऐसा नहीं करना है ना, दिस इज रोंग, ऐसा नहीं करते। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही क्वेश्चन है, उसमें ए फेयर कॉइन एंड एन क्या है यहाँ पे, अनबाइस्ड डाई आर टोस्ट। तो एक साथ उछालना ना, तो इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिक्के का अलग और ये डाई का अलग, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, एक साथ कि भाई इस पर हेड आ गया तो इस पर 1 आ गया, ऐसे H1 आ गया, H2 आ गया ना, हेड और इसका 2, ऐसे समझ लो। अब H और T तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, ये सिक्के का है, 1 2 3 4 5 6 ये डाई का है। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये बन गया। यहाँ पे फिर T1 T2 T3 फिर उसके बाद में T4 T5 एंड T6 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब हमें ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले यार ये ए और बी क्या है ये देख लेते हैं। ए क्या है, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है, हेड ऑन कॉइन, हेड ऑन कॉइन। तो आप इसको ना ऐसा, ये तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ, आप इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखो सेट की फॉर्म में। तो कॉइन पर हेड आना चाहिए। तो हेड वाले कौन कौन से, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैसे ना ये आ जाएंगे, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6 ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं ना तो ये गलती हो जाती है इसमें, फिर अब बस आप यही लिखते हैं H, है ना। और ये प्रॉपर तरीका है भी नहीं, प्रॉपर तरीका ये है, दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे सैंपल स्पेस में इवेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। तो ए सेट हमने लिख लिया, ये ए हो गया। ऐसे बी लिख लेते हैं, बी क्या है, बी ये है, बी द इवेंट्स 3 ऑन द डाई, 3 ऑन डाई, ये है अपना बी इवेंट। तो इसमें क्या आएगा, देखो 3 आना चाह रहा है तो H3 आ सकता है, T3 आ सकता है ना, 3 दिखना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, H3 आ जाएगा एंड T3 ये दिख जाएगा। अब हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं, इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। अच्छा इनका इंटरसेक्शन है ना, आपको पता है यार, जैसे इंडिपेंडेंट हमें प्रूव करना है तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी ये भी हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप क्यों ना अभी पहले ए इंटरसेक्शन बी भी तैयार कर लेते हैं। चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ मैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए ये है, बी ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है ये देख लो, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो ये H3 ये इन दोनों में कॉमन है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, H3, बस यही एलिमेंट आएगा, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट। तो अब है ना प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स ऊपर 6, टोटल कितने हैं, ये सैंपल स्पेस वाले, टोटल ये कितने 12 है
यहाँ पे 12 आ जाएगा। सोल्व बाद में कर लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो। बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2, 2 एलिमेंट है और टोटल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे 12 है। ठीक है। अच्छा अब ये भी निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। एच और 3 को आप अलग अलग मत मानना, है ना, एक ही एलिमेंट है ये, कितना, एक, और टोटल कितने यहाँ पर 12 है। ऐसा हो गया। ठीक है। अपनी जो कंडीशन होती है ना, कंडीशन कौन सी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी ये अकेला एक तरफ और पी ए इंटू पी बी ये एक तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये निकालना पड़ेगा पी ए इंटू पी बी, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी ए इंटू पी बी बराबर, अच्छा इनको सोल्व कर लो भले ही। यहाँ पर कितना आएगा, ये कटेगा यहाँ पर 6 और ये 2 बच जाएगा, तो 1/2 आ गया। ये भी कटेगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो पी इंटू पी मतलब 1/2 इंटू 1/6 जो कि कितना हो गया, 1/12 हो गया। अच्छा 1/12 यही तो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन गया। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ना इसके बराबर हो गया। ये कंडीशन कहाँ गया यार, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। तो देखो ये रहा ना, पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला, अलग से निकाला हमने, ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूले को देख के निकाला, नहीं अलग से निकाला। पी ए इंटू पी बी निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन खत्म। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5, ए डाई मार्क्ड 1,2,3 इन रेड, एक डाई ऐसा पासा है जिसके ऊपर ना रेड कलर में लिखा हुआ है 1 2 3 ऐसे, है ना, एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ट। एक डाई है जिस पर 1 2 3 तो लिखा हुआ है रेड कलर में और 4 5 6 लिखा हुआ है ग्रीन कलर में। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। तो नंबर इवन, तो ए इवेंट के अंदर देखो क्या आएगा, नंबर इवन आएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा इवेंट ए के अंदर, अब इवन नंबर कौन कौन से, यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है ना, 2 4 6, ये किस में आ जाएंगे, इवेंट ए के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,4,6। अच्छा बी द इवेंट द नंबर इज रेड, तो रेड मतलब ये और ये किस में आ जाएंगे, ये बी इवेंट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बी भी लिख लेता हूँ, बी इक्वल टू क्या हो गया, 1,2,3 ऐसा हो गया। समझ गए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, आप पढ़ोगे ना तो इजीली खुद ही कर लोगे। डाई मार्क्ड 1,2,3, तो ये रेड कलर में लिखा है, 4 5 6 ये ग्रीन कलर में लिखा है। फिर बोला ये कि ए कोई इवेंट है जिसके अंदर नंबर है ना वो इवन आ रहा है, तो इवन वाले हमने एक जगह बना लिए, ए के अंदर रख लिए। फिर बी विद द इवेंट नंबर इज रेड, तो जो रेड कलर वाले ना 1 2 3 वो इसके अंदर आ गए। फिर क्या पूछा है, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, क्या ये ए और बी जो दो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है, ऐसा पूछा है ना। तो हमें बताना पड़ेगा यस और नो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो, कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कंडीशन ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही सैम्पल स्पेस वगैरह लिख रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बहुत आसान है, तो आप इजीली खुद भी कर सकते हो। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, इसकी भी निकाल लेंगे, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी ये तो तैयार कर लो। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी ये क्या आएगा, ए ये है, बी ये है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन क्या है, देखो ये है ना 2, ये 2 कॉमन है, यहाँ पर बाकी एलिमेंट क्या है 4 6 वो यहाँ पे नहीं है, 4 6 यहाँ पे क्या 1 3 वो इधर नहीं है। कॉमन क्या है, ये 2 इन दोनों में आपको मिल जाएगा, तो 2 इज दी कॉमन एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन भी ये हो गया। अब है ना यहाँ पर हमें इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसकी भी निकालनी, इसकी भी निकालनी, तो फटाफट लिस्ट बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये कितना है, देखो ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 3 एलिमेंट है और टोटल कितने हैं 6, तो इसकी आ जाएगी 3/6। फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये निकाल लेते हैं, ये कितना है 1 2 3 3 एलिमेंट है तो 3/6। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए इंटरसेक्शन बी ये निकाल लेते हैं, तो इसमें कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है तो 1/6 ऐसा हो गया। अब ना ये इसके अंदर रख के देखते हैं, चलो ना, या फिर एक काम करते हैं पी ए इंटू पी बी निकाल लेते हैं, पी ए इंटू पी बी। पी ए कितना है, ये 3/6, इसको आप काट के 1/2 भी लिख सकते हो, ये भी कितना 3/6, इसको भी आप 1/2 ऐसे लिख सकते हो। तो पी ए इंटू पी बी मतलब पी ए है 1/2 और पी बी ये भी कितना है 1/2 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4। ये 1/4 पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू के बराबर है क्या, इसकी वैल्यू क्या है 1/6, क्या ये 1/6 के बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये अच्छा 1/6 किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी बी ये दोनों बराबर नहीं आए ये, तो इस बार ना ऐसा बन जाएगा। तो क्या क्या बोलेंगे कि भाई ये ना जो इवेंट्स है ए और बी दीज आर नॉट
इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये आसानी से आप कर सकते हो यार, आप ना दिमाग में ये रखो एकदम, ये वाली कंडीशन, ठीक है, तो सारे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 6। लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/5। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट? क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है, ऐसा निकालना पड़ेगा। तो यार ये तो सीधा सीधा वही लगाएंगे ना, कंडीशनल, मतलब कंडीशन ही लगा के देख लेंगे। चलो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये लग जानी चाहिए अगर इंडिपेंडेंट है तो, नहीं लगे तो फिर नहीं है। फिर तो यहाँ पर पी और पी एफ निकालना पड़ेगा मैं। चलो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये क्या है कि अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो ना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है 1/5 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, पी ई की वैल्यू है 3/5 मल्टीप्लाई बाई, और पी एफ की वैल्यू क्या है 3/10। इसको सोल्व करते हैं तो इधर क्या आ गया 1/5, इधर क्या आ गया 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएगा, और यहाँ पे 5 10 से मल्टीप्लाई होकर 50 बन जाएगा। कोई चांस है ही नहीं कि ये दोनों कट जाएँ, है ना, नहीं कट पाएंगे। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं तो ये भी नहीं है, ये नहीं तो फिर ये भी नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी ये बराबर नहीं होता ना, ये किसके लिए है, ये इंडिपेंडेंट के लिए, ये ना यहाँ पे बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये क्या जाएगा, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। जो ई और एफ है ना, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है बल्कि वो क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स है। मेन चीज़ क्या है, ये कंडीशन, ये अगर ये लग गई तो इंडिपेंडेंट, और नहीं लगी तो डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है यार, ये एक फॉर्मूले टाइप से मिल गया, एक कंडीशन है जिसको हम बार बार उसी पे क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का अपना कंप्लीट वीडियो लेक्चर। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।